नेक्स्ट टॉपिक आपका इरिगेशन वाला टॉपिक। इरिगेशन के अंदर अपने कौन कौन से सोर्स हैं, एक तो ये क्वेश्चन दिया जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हैं वो लगभग 3-4 सोर्स हैं, जिसमें एक तो है अपने वेल्स, कुएं। और आजकल प्रत्यक्ष रूप से कुएं नहीं खोद के उन कुओं के स्थान पे ड्रिलिंग करवाते हैं, अपन बोरवेल करवाते हैं। तो ये जो नल वाला जो होता है, ट्यूब वाला जो वेल्स होता है, इसको कहते हैं ट्यूब वेल्स, नलकूप। जमीन के अंदर एक मोटा सा नल यानी पाइप डाल के और फिर कूप या कुएं के रूप में बनाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? नलकूप। तो वर्तमान में अपन नलकूप अधिक बनवा रहे हैं, ट्यूबवेल्स अधिक बनवा रहे हैं। तो ट्यूबवेल्स का इरिगेशन में कितना % योगदान है? 42। इसको उल्टा कर देना, वेल्स का दिखाई देगा 24। और किसान के अप्रोच में यही साधन होते हैं केवल, कि किसान अपने खेत में प्रत्यक्ष रूप से जिसको बना सकता है वो या तो ट्यूबवेल्स हो सकता है या वेल्स। बाकी नहर बनवाने की जो मुख्यतः हिम्मत है वो किसान नहीं कर सकता, क्योंकि इतना फाइनेंशियल जुगाड़ उसके पास, वित्तीय जुगाड़ इतना नहीं होता। भाई अगर वो नहर ही बना पाता तो बाद में वो बिजनेसमैन होता, किसान नहीं होता। और तालाब है तो तालाब भी बड़े एरिया में बनता है, लगभग कम से कम 4-5 बीघा चाहिए तालाब के लिए। तो इतनी कईयों के पास जमीन होती है 4-5 बीघा, तो तालाबों को बनाने के लिए भी कम से कम 10-10, 20-20 लाख रुपए का बजट चाहिए होता है। तो मीनिंग है तालाब भी किसान नहीं बना सकता, नहर है वो भी नहीं बना सकता। किसान के अप्रोच में कौन सा साधन है? या तो नलकूप या फिर कुएं। और वर्तमान में क्या अधिक बन रहे हैं? ट्यूबवेल्स अधिक बन रहे हैं। तो इसका मीनिंग जो अपनी अप्रोच में है वो अधिक बनाया जा रहा है, और इरिगेशन में उसी का योगदान अधिक है। तो इरिगेशन में सबसे ज्यादा योगदान है ट्यूबवेल्स का। और वेल्स और ट्यूबवेल्स वहां अधिक होंगे जहां जनसंख्या अधिक है। कहां पर अधिक है? जयपुर। तो इसका मीनिंग ज्यादातर लोगों के द्वारा अगर नलकूप और कुएं यूज किए जा रहे हैं तो वो कहाँ यूज होंगे? जहां लोग अधिक होंगे और जनसंख्या अधिक कहां पर है? जयपुर। तो राजस्थान में नलकूप और वेल्स का जो यूज है वो सबसे ज्यादा है, और इन दोनों में भी सबसे ज्यादा ट्यूबवेल्स का। और नलकूप के बाद में वर्तमान में योगदान बढ़ गया है कैनाल्स का, नहरों का। और कैनाल का योगदान राजस्थान के उत्तरी भाग में श्री गंगानगर में सर्वाधिक। फिर तालाबों का योगदान, टैंक या तालाब का योगदान लगभग 1% है, जो कि क्षेत्र में भीलवाड़ा। तो ये 3-4 सोर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो सबसे ज्यादा सिंचाई में योगदान किसका है? नलकूप, ट्यूबवेल्स का, लगभग 42%। ट्यूबवेल्स और वेल्स मिला के दिया जाता है ऑप्शन में, नलकूप और कुएं। हालांकि कुओं से योगदान आगे किसका निकल चुका है? नहरों का, क्योंकि ट्यूबवेल्स 42% और नहर हैं 30%। और इस ट्यूबवेल्स को उल्टा करोगे तो वेल्स दिखाई देगा 24। और उसके बाद में है तालाब का योगदान सर्वाधिक, टैंक और तालाब सर्वाधिक भीलवाड़ा, नहर सर्वाधिक गंगानगर, वेल्स और ट्यूबवेल्स जहां जनसंख्या अधिक है जयपुर। तो एक तो क्वेश्चन इनसे पूछते हैं। या फिर आपके जो इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, सिंचाई परियोजनाएं हैं, उनको कवरिंग एरिया के अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा जाता है कि किसी सिंचाई परियोजना का एरिया कितना बड़ा है। अगर 0 से लेकर 2000 हेक्टेयर के बीच में तो उनको कहा जाएगा स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट, लघु सिंचाई परियोजना। 2000 हेक्टेयर से और लगभग 10,000 हेक्टेयर है मध्यम सिंचाई परियोजना, और लगभग 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक है तो उसको कहा जाएगा वृहद सिंचाई परियोजना, मैक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट। और राजस्थान के अंदर बड़ी नदियां नहीं है, तो जब नदियां बड़ी नहीं होंगी तो मीडियम और मैक्रो प्रोजेक्ट कम होंगे। अपने यहाँ सिंचाई में सबसे ज्यादा साधन कौन से हैं? यानी 3 प्रकार की परियोजनाएं, उसमें लघु स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स राजस्थान में ज्यादा डेवलप किए गए हैं। तो राजस्थान में सिंचाई में सर्वाधिक योगदान कौन सी परियोजनाओं का है? स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट, लघु सिंचाई परियोजना। और इसमें जो कमांड एरिया वो बीच वाला याद रखो, 2 से 10 के बीच में होगा वो मीडियम, और फिर जो बच गया 2 से कम वो स्मॉल, और 10 या 10 से ऊपर। तो इनके बीच का कई बार कुछ मान दिए जाते हैं, जैसे 5000 हेक्टेयर पर इरिगेशन या सिंचाई करने वाले प्रोजेक्ट को मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, या 11,000 हेक्टेयर वृहद, या 1100 हेक्टेयर, 1100 इसी में आएगा ना,
1100 हेक्टेयर, इसमें आएगा स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिनका इरिगेशन में सबसे ज्यादा योगदान होता है वो स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट। और एक केवल इरिगेशन के लिए काम नहीं आती, कई परियोजनाएं ऐसी होती हैं जो सिंचाई में, ड्रिंकिंग वाटर में, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में, जल विद्युत में, या फिशिंग या मत्स्य पालन, यानी उनके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। उन परियोजनाओं को क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं में कुछ तो नदी घाटी परियोजनाएं, जैसे चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, तो इसमें ये तो पूछेंगे नहीं किस नदी पर, नदी के नाम से ये कौन से राज्यों के बीच में, तो अपने को तो याद ही नहीं रखना, अपने है तभी तो पढ़ रहे हैं अपन। राजस्थान के सामने कौन है? एमपी। और ये इक्वल कॉपरेशन पे है, इक्वल यानी 50-50। और इस पे कुल कितने बांध बने हुए हैं? 4। एक तो राजस्थान के बाहर बना हुआ है गांधी सागर, ये वाला मंदसौर एमपी, इसका नाम है गांधी सागर, जो चंबल का सबसे ऊंचा और चंबल का सबसे बड़ा बांध। जबकि राजस्थान में सबसे बड़ा बांध ये चित्तौड़ में राणा प्रताप सागर, जैसा नाम है वैसा ही एरिया है। राणा प्रताप कहां से? मेवाड़ से, तो राणा प्रताप सागर भी मेवाड़ में ही है, चित्तौड़। और चंबल मेवाड़ के एक ही जिले में बहती है, केवल चित्तौड़। फिर जाती है हाड़ौती और डांग एरिया में, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। फिर कोटा बूंदी दोनों की सीमा पर बना हुआ है जवाहर सागर, या जिसको कोटा डैम भी कहते हैं। तो ये 3 डैम है स्टार्टिंग वाले व्यक्तियों के नाम से, गांधी, राणा, जवाहर, और सबसे लास्ट वाला कोटा। कोटा बैराज से 2 नहरें निकाली गई, राइट कैनाल और लेफ्ट कैनाल। राइट कैनाल पे कुछ टनल बने हुए हैं, कुछ अपलिफ्ट बनाई गई हैं, 14 लिफ्ट, जहां पे पानी को लिफ्ट किया जाता है, जिसमें से 8 राजस्थान में है। जिसमें 2 व्यक्तियों के नाम याद रखने, एक तो दीपक, एक गणेश, आ सोजा। ये स्टार्टिंग वाली दिगोद और लास्ट वाली जालीपुरा, ये 2 कोटा में है, स्टार्टिंग और लास्ट वाली। और बाकी सब ये जितनी भी बनी हुई हैं सब कहां पर हैं? ये सब 12 डिस्ट्रिक्ट में। जैसे पैसे पचेल, कैसे काचरी या कचारी, गणेश से गणेशगंज, अंता और अंता माइनर लिफ्ट और अंता लिफ्ट स्कीम। अब नाम चाहे कुछ भी हो, माइनर हो चाहे लिफ्ट हो, अंता नाम आते कहाँ है? 12। और सौर से सोरखंड, तो स्टार्टिंग और लास्ट वाली कोटा में, और बाकी सब कहाँ पर हैं? 12 के अंदर। तो ये थोड़े से अलग हटके नाम है। और लिफ्ट कैनाल मुख्यतः आपको ज्यादा नहीं 2-3 जगह पढ़ने हैं। तो ये चंबल वाले दीपक, गणेश, आ सोजा। एक सबसे इंपॉर्टेंट है आपके आईजीएनपी। एक गंग नहर में कुछ धार्मिक नाम और एक नर्मदा में नाम देख के वैसे लगभग पता लग जाएगा। एक तो सांचौर, और 1-2 नाम और, एक पनोरिया है और एक भादरेड़ा, थोड़े से अलग हटके नाम है। तो सांचौर शब्द देंगे तब तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि जालोर की तरफ मुख्यतः नहरी एक ही है, नर्मदा। गंग नहर वाले थोड़े धार्मिक नाम है, जो अपन पढ़ेंगे तब करेंगे, इसमें कवर करेंगे 3-4। और आईजीएन पे 7 लिफ्ट हैं, क्वेश्चन लगभग इसमें से आते हैं, लिफ्ट में से। तो एक चंबल वाले भी ठीक है नाम, इनको भी एक बार देख के जाना नाम। बाकी ज्यादातर लिफ्ट में से क्वेश्चन आईजीएनपी में से बनता है आपके। नेक्स्ट है माही बहुउद्देश्य परियोजना, जिसमें राजस्थान के साथ कौन है सहयोग में? गुजरात। और गुजरात का सहयोग कितना है? 55, ज्यादा गुजरात का और राजस्थान का 45। और इसमें 3 बांध है, जिसमें एक तो है माही बजाज सागर। इस बांध का इंपॉर्टेंस है कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध, ये लॉन्गेस्ट डैम है, जो आदिवासी क्षेत्र में सबसे बड़ा बांध भी है। लंबाई कितनी है? लगभग 3109 मीटर। और ये बांसवाड़ा के कौन से लोकेशन पे? बोरखेड़ा। और राजस्थान का दक्षिणी भाग बोरकुंडा, और ये बोरखेड़ा। इसमें लोकेशन पूछी जाती है कई बार। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर कहाँ स्थित है? बोरखेड़ा। यानी बांसवाड़ा नहीं पूछ के लोकेशन पूछते हैं। और इसके आगे जो बना हुआ है कागदी डैम, यह भी बांसवाड़ा माही नदी। और गुजरात में जो बना हुआ है कडाना डैम, गुजरात।
और ये जो कडाना डैम है ये मुख्यतः माही नदी के नाम से जिला है, वहां महिसागर, महिसागर जिला, तो जिले को माही नहीं बोलते, मही बोलते हैं, महिसागर डिस्ट्रिक्ट गुजरात। तो वहां बना हुआ है कडाना डैम। तो तीनों का सीक्वेंस एज इट इज यही है, पहला माही के नाम से, फिर कागदी, कडाना। अब कडाना से पीछे एक राजस्थान की और एक डैम और बना लिया इसी नाम से, कागदी। कागदी पिकअप तो बना हुआ है सॉरी कडाना के नाम से, सॉरी इसी नाम से ही है, कडाना के पीछे कडाना के नाम से, कडाना बैक वाटर, कागदी के नाम से नहीं है, कडाना बैक वाटर। ये अपने आगे अपन बात करते हैं जब लास्ट में डैम प्रोजेक्ट की बात करेंगे, सबसे लास्ट में वहां पे बात होती है। ये कहां पर बना है, डूंगरपुर, नदी यही है माही। तो माही पे जो बांधों का सीक्वेंस है, जो जनरली आपका पहले इस तरीके से याद किया हुआ है, माही, कागदी, कडाना। और कडाना के पीछे अगर पानी को रोकेंगे तो क्या बोलेंगे, कडाना बैक वाटर। तो इसमें कडाना के साथ बेक और लग जाएगा, कडाना बेक, कडाना बेक वाटर प्रोजेक्ट। तो ये डूंगरपुर में माही नदी पर, ये मत्स्य पालन के लिए बनाया गया, ये वाटर रिजर्वर या एक जलाशय के रूप में डेवलप किया हुआ है। तो पहला माही, कागदी, कडाना एंड कडाना। लास्ट वाला कडाना उससे जस्ट पहले वाला कडाना बैक वाटर, कडाना गुजरात और कडाना बैक वाटर राजस्थान, डूंगरपुर। तो ये माही बहुउद्देश्य परियोजना का हिस्सा नहीं है, यह तो अलग मत्स्य पालन के लिए डेवलप किया गया है। तो माही बहुउद्देश्य परियोजना में कितने बांधे, 3, माही, कागदी और कडाना। अब एक नया डेवलप जो किया जा रहा है वो कडाना बैक वाटर। तो हो सकता है कि चारों का नाम दे दिया जाए इनका, और फिर पूछा जाए कि राजस्थान में कौन सा स्थित नहीं है। कडाना डैम, कडाना गुजरात में, जब बाकी कडाना बैक वाटर ये राजस्थान में डूंगरपुर में है। जैसे चंबल वाला कौन सा राजस्थान में नहीं है, गांधी नहीं है, क्योंकि गांधी, राणा, जवाहर, कोटा बैराज, तो एक गांधी सागर को छोड़ के बाकी सब राजस्थान में। आगे भाखड़ा नांगल और व्यास बहुउद्देश्य परियोजना, इनमें सेम स्टेट है, एक अपन तो है, अपने अलावा इन दोनों प्रोजेक्ट में पंजाब और हरियाणा। जिसमें भाखड़ा नांगल एक बड़ा प्रोजेक्ट है सतलज नदी का, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है, 15.2%, ये याद रखना, भाखड़ा नांगल। जबकि व्यास प्रोजेक्ट में 2 बांध आते हैं, दोनों में अलग अलग योगदान है, पोंग, पंडो है। तो इसमें अच्छा क्वेश्चन यही है कि पोंग और पंडो है डैम प्रोजेक्ट है, ये कौन सी परियोजना का हिस्सा है, व्यास मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, और दोनों के दोनों कौन से स्टेट में, हिमाचल। प्रोजेक्ट में सहयोग है पंजाब हरियाणा का, लेकिन ये दोनों बांध कहाँ स्थित है, हिमाचल, जिसमें आईजीएनपी में पानी की कमी होती है शीत ऋतु में, तो वाटर सप्लाई पोंग, क्योंकि पोंग की सप्लाई राजस्थान को 59 और पंडो है कि 20%। ये आपको ये बताया गया है कि जो नाम बड़ा है उसका लाभ छोटा, और जो नाम छोटा उसका प्रॉफिट बड़ा है। रेणुका जी बहुउद्देश्य परियोजना, लखवार बहुउद्देश्य परियोजना, जो यमुना की सहायक नदी है गिरी, तो ये बताया था रेणुका गिरी कहाँ पे, हिमाचल में। तो रेणुका जी प्रोजेक्ट है वो गिरी नदी पर हिमाचल में, जबकि लखवार प्रोजेक्ट है वो यमुना में, उत्तराखंड। दोनों परियोजनाओं के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कितना कोऑपरेट कर रही है, 90%, बाकी स्टेट को कितना लगाना होगा, 10%। फर्क यह है कि इनके रिवर अलग हैं, स्टेट अलग है। रेणुका जी का स्टेट है हिमाचल, नदी है गिरी, और गिरी की मुख्य नदी यमुना। तो यमुना आपको पता है हिमाचल से नहीं निकलती, उत्तराखंड। तो यमुना वाला लखवार प्रोजेक्ट है ये उत्तराखंड का है, और जबकि हिमाचल की ओर है वो गिरी प्रोजेक्ट। दोनों में सिमिलरिटी, एक तो बजट वाली सिमिलरिटी है और एक लाभान्वित राज्य, जो कि टेस्ट पेपर में आपको गलती से स्टेट गलत दे दिया था इसमें, जो आंसर यूपी मान लिया था, जबकि यूपी दोनों प्रोजेक्ट में कनेक्ट है। तो चाहे ये रेणुका जी प्रोजेक्ट हो या उत्तराखंड वाला लखवार,
इनमें एक तो उत्तर भारत के दो फेमस एच हैं, वो शामिल हैं हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। दो तो एच आ गए, दो यू शामिल हैं, यू उत्तराखंड और यू से यूपी। और एक अपन यहाँ बैठे बैठे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम शामिल हैं इसमें, राजस्थान और एक नई दिल्ली। तो एक दिल्ली वाला पार्ट और मुख्यतः 5 ये राज्य, दो तो एच वाले हिमाचल हरियाणा, दो यू वाले उत्तराखंड यूपी, एक राजस्थान और एक लास्ट में दिल्ली। तो उत्तर भारत के जो प्रमुख राज्य हैं उसमें से पंजाब शामिल नहीं है, तो कई शामिल नहीं है, जम्मू कश्मीर भी नहीं है, लद्दाख भी नहीं है। तो इसका मीनिंग है जो शामिल है वो याद रखने, दो एच, दो यू, एक राजस्थान और एक कैपिटल दिल्ली। ये हिमाचल हरियाणा उत्तराखंड यूपी राजस्थान और कैपिटल अपनी दिल्ली वाला पार्ट। अब इसमें रेणुका जी क्या छोटी नदी पे बनी हुई रेणुका गिरी, इस पे 40 मेगावाट हाइड्रो एनर्जी जनरेट की जाएगी, जबकि लखवार में इसे लगभग 7.5 गुना ज्यादा 300 मेगावाट यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेंगे इस पर। तो ये यूनिट्स बाद में इंस्टॉल किए जाएंगे, पहले तो डैम बनेंगे ये। तो ये सारी चीजें प्रपोजल हैं, इनमें से क्वेश्चन मुख्यतः या तो नदी वाले पूछेंगे या स्टेट वाले पूछने की पॉसिबिलिटी है, यानी कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं या मुख्यतः किस नदी पर और किस राज्य में बने हुए हैं। तो रेणुका जी तो किस नदी पर, रेणुका गिरी हिमाचल में और लखवार है ये उत्तराखंड और यमुना रिवर पर। गिरी की जो मेन रिवर है वो यमुना है। तो इसमें जो नदी घाटी परियोजना है वो तो आपके कंप्लीट हो गई। इनके बाद में आता है कैनाल प्रोजेक्ट। कैनाल प्रोजेक्ट में सबसे इंपोर्टेंट कौन सा है, आईजीएनपी। तो एक तो आईजीएनपी कौन से नदियों से निकाली गई है, सतलज और व्यास, और दोनों के मीटिंग पॉइंट को क्या बोला जाता है, हरिके बैराज। और आईजीएनपी का जो प्रॉफिट है वो मुख्यतः एक तो मुख्यतः लिफ्ट के माध्यम से और एक ब्रांचेज या शाखाओं के माध्यम से। तो लिफ्ट में तो पानी को क्या करना होता है, लिफ्ट करना पड़ता है, ऊपर उठाना होता है, तो इसमें पानी की सप्लाई कम हो पाती है। तो लिफ्ट के माध्यम से केवल राजस्थान को कितना परसेंट, आईजीएनपी के 30% वाटर की सप्लाई होती है। ब्रांचेज कितने परसेंट वाटर की सप्लाई, 70%। तो आईजीएनपी के पानी की जो सप्लाई दी जाती है, यानी जो 100% वाटर यूटिलाइज होता है, उपयोग में लिया जाता है, उसमें 30% लिफ्ट से काम में लिया जाता है और शाखाओं से 70%। और शाखाएं संख्या में ज्यादा भी हैं, शाखाएं 9 है, तो इससे वाटर यूटिलाइज ज्यादा होता है, पानी ज्यादा उपयोग में लिया जाता है शाखाओं का। और लिफ्ट है वो मुख्य 7। इसमें क्वेश्चन ज्यादातर लिफ्ट से आते हैं, या तो लिफ्ट के सीक्वेंस पूछे जाते हैं स्टार्टिंग से और लास्ट की ओर, या लास्ट से स्टार्टिंग की ओर, या जो फिर लिफ्ट बनी हुई है उनके डिस्ट्रिक्ट पूछे जाते हैं, लोकेशन पूछी जाती है। इसमें क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स है आईजीएनपी में, यहां से क्वेश्चन निकलते हैं इसमें। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सहयोग दिया था वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के सहयोग से। तो इसकी लिफ्ट कवर करने से पहले एक आईजीएनपी की लेंथ या लंबाई के बारे में कुछ फैक्ट आते हैं। तो हरिके बैराज से लेकर और लास्ट में मोहनगढ़, जहां तक मेन कैनाल बनी हुई है, ये पूरी जो लेंथ है ये आईजीएनपी की लेंथ है, यहां से यहां तक ये 649 किलोमीटर है। और इसमें हरिके बैराज से लेकर मसीता हनुमानगढ़ तक इसके पानी को बंद रखा गया है, जिसको क्या बोला गया है, फीडर। तो इसमें फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर। तो इसमें से जो माइनस करोगे आप फीडर को तो 445 आएगा, ये इसके मेन कैनाल। तो एक तो सिंपल क्वेश्चन है कि आईजीएनपी की लंबाई कितनी है, 649 किलोमीटर, 649 किलोमीटर है। आईजीएनपी में फीडर की लंबाई यानी जो पानी हरिके बैराज से लेके मसीता हनुमानगढ़ तक जो बंद रखा गया, तो फीडर की लंबाई पूछा तो 204। और फीडर के बाद में जो मेन कैनाल है वो ओपन कैनाल है अपने आप में। तो आईजीएनपी की मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, तो टोटल में से फीडर को घटा दीजिए, मेन कैनाल आ जाएगी। मुख्य नहर 445, तो ये मुख्य नहर और ये बंद है फीडर नहर, दोनों को जोड़ोगे तो कितना देगा, 649। तो इसका मीनिंग आप याद ये रखो, आईजीएनपी की लंबाई 649 और जो पानी बंद है वो
वो फीडर कैनाल 204। इसमें से घटाओगे तो जो ओपन कैनाल है, मेन कैनाल, वो ही है। तो कई बार क्वेश्चन ये मेन कैनाल वाला पूछते हैं और अपन आंसर दे के आते हैं 649। यानी लेंथ ऑफ आईजीएनपी कितनी है? आईजीएनपी की लंबाई 649 किलोमीटर। और लेंथ ऑफ मेन कैनाल ऑफ आईजीएनपी, आईजीएनपी की मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? तो मुख्य नहर जो ओपन कैनाल है उसको बोला जाता है 445। और आईजीएनपी की फीडर की लंबाई कितनी है? तो ये 3-4 फैक्ट इसमें याद रखो। और फीडर जो 204 है उसमें 45 किलोमीटर राजस्थान के पास है, सॉरी 35 किलोमीटर। और मेन कैनाल जितनी हो पूरी राजस्थान में है, क्योंकि कैनाल ओपन ही राजस्थान में होती है। तो जो ओपन कैनाल है उसी को बोला गया है मेन कैनाल। तो राजस्थान में आईजीएनपी की लंबाई कितनी है? तो मेन कैनाल है 445, तो 35 फीडर है। तो राजस्थान में है 480 किलोमीटर आईजीएनपी। तो राजस्थान में आईजीएनपी 480 किलोमीटर। टोटल आईजीएनपी 649। 649 में से फीडर 204, मेन कैनाल दोनों, इसको घटा के देख लो, मेन कैनाल 445। तो ये 2-3 फैक्ट ने। लेंथ ऑफ आईजीएनपी 649, फीडर की लंबाई 204, माइनस करोगे तो मेन कैनाल है 445। अब राजस्थान में लंबाई देखनी हो तो 445 एक तो अपने पास ये है टोटल, और एक 204 में से 35 इसमें से, तो ये राजस्थान वाली लंबाई है 480 किलोमीटर। क्वेश्चन जनरली इससे या फिर ये मेन कैनाल से, इन दो से ज्यादा आते हैं, 649 या 445। अब जो आईजीएनपी है उस पर जितनी भी लिफ्ट है, लिफ्ट कितनी है? 7, सब लेफ्ट में। L फॉर लिफ्ट, L फॉर लेफ्ट। तो आईजीएनपी की तरफ फेस करके अगर देखें तो इसमें लिफ्ट सब के साइड में, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में याद रखने का एक तरीका मेरा आपको बताया हुआ है, कैच एट एट पे। कैच एट एट पे जिसमें टे से कोई मीनिंग नहीं है, रिपीट अगेन कह, और लास्ट में गुरु की जय। तो लास्ट वाली तो एज इट इज है इस पे, जय नारायण व्यास, गुरु जंबेश्वर और डॉक्टर करणी सिंह। स्टार्टिंग वाले के ऑर्डर चेंज करने होते हैं। मीनिंग है पहले चौधरी कुंभाराम, फिर कंवर सिंह, फिर पन्नालाल बारूपाल, फिर तेजाजी। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। ये निर्माता है कंवर सिंह इंजीनियर, चौधरी कुंभाराम। चौधरी कुंभाराम ऊपर रहेगी, उसके बाद में कंवर सिंह, उसके बाद में पन्नालाल बारूपाल, और उसके बाद में तेजाजी, और लास्ट में सीक्वेंस एज इट इज है। तो सबसे लास्ट में कौन सी है? ज्यादा हो गई क्या? निर्माण ध्वस्त कर देंगे, अभी ज्यादा हो गई है। तो लास्ट में जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास से जस्ट पहले गुरु जंबेश्वर। डॉक्टर करणी सिंह पहले, ये तेजाजी नीचे आएगी, तेजाजी, पन्नालाल बारूपाल, कंवर सिंह, चौधरी कुंभाराम। तो सबसे ज्यादा जिलों से कनेक्ट चौधरी कुंभाराम, सबसे ज्यादा लंबी और सबसे पहली कंवर सिंह। तो फर्स्ट और लॉन्गेस्ट तो कंवर सिंह इंजीनियर के नाम से, और सबसे छोटी लिफ्ट जो केवल बीकानेर में, और जो नागौर की और जाइल गांव में डी फ्लोराइड प्रोजेक्ट है वो पन्नालाल। तो एक तो इन सब व्यक्तियों के जो नाम दिखाई दे रहे हैं आपको, एक जय नारायण व्यास को छोड़ के सब बीकानेर में। तो इसका मीनिंग बीकानेर नहीं आ रहा तब अपन समझ जाएंगे कौन है, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास का संबंध कहां से था? जोधपुर से, जहां यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है जय नारायण व्यास। तो यह है एक तो जोधपुर में, और एक जिला और आएगा इसमें, जैसलमेर। तो जो केवल जोधपुर जैसलमेर में है वो जय नारायण व्यास। तो जय नारायण व्यास की खास बात है कि इसमें बीकानेर ऐड नहीं होगा, बाकी सब में बीकानेर ऐड है। तो बीकानेर जब आएगा तब अपन ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सी है, लेकिन जब नहीं आएगा तब डिसाइड करेंगे कौन सी है, जय नारायण व्यास, जोधपुर और जैसलमेर।
बाकी सब में बीकानेर कॉमन है। अब गुरु जम्बेश्वर के जिले भी आपको याद है, क्योंकि दो जिले तो ये हैं, जोधपुर जैसलमेर, और गुरु जम्बेश्वर वाले बीकानेर है, उस बीकानेर के साथ ये दोनों जिले रिपीट करने हैं, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। फिर आपको इन सब व्यक्तियों को कहां पे बिठा देना है, बीकानेर। फिर उसमें इंजीनियर सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं कंवर सेन, कि मैंने गंग नहर कैसी बनाई थी वो मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि नई नहर बनाने के लिए पहले वाले निर्माण कार्य को थोड़ा देखना होगा। तो गंग नहर कहां बनी हुई है, गंगानगर। तो बीकानेर से और गंगानगर की ओर जाने वाली, और कंवर सेन बीकानेर से गंगानगर जाते हैं तो इनकी कंडीशन क्या रहती है, कोई पीछे नहीं आएगा। फिर चौधरी जी उठते हैं, वो कंवर सेन के पीछे चलते हैं, सब टोकते हैं उनको कि इधर मत जाओ। तो कहते हैं नहीं, गंगानगर नहीं जा रहा मैं, तो हनुमानगढ़ जा रहा हूँ। तो बीकानेर से हनुमानगढ़, और फिर चौधरी जी का संबंध है शेखावाटी वाले एरिया से, जहां जाट बाहुल्य क्षेत्र है, चूरू और झुंझुनू। तो इसका मीनिंग बीकानेर, गंगानगर नहीं आएगा, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, वो वाली कौन सी है, चौधरी कुंभाराम। फिर तेजाजी उठते हैं, तेजाजी कहते हैं भाई आज तबीयत थोड़ी नासाज है, तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीकानेर में ही रहूंगा। और वो दो दो जनों को बुलाते हैं, एक पन्नालाल को और एक करणी सिंह को। पन्नालाल को आदेश देते हैं नागौर जाने का, और करणी सिंह को आदेश मिलता है जोधपुर का, कि जैसे पन्नालाल नागौर गए हैं वैसे करणी सिंह आप जोधपुर जाइए। तो बीकानेर जोधपुर वाली करणी सिंह, बीकानेर से नागौर जाने वाले और केवल बीकानेर में बैठे रहे तेजाजी, और बीकानेर से गंगानगर जाने वाले कंवर सेन। तो इनके डिस्ट्रिक्ट एग्जाम में दिए जाते हैं। इसमें क्वेश्चन या तो ये सीक्वेंस वाला ये देंगे डायग्राम, इस तरीके से हाफ डायग्राम बनाकर, इसके ऊपर कई बार तो उल्टा सीक्वेंस लिखते हैं, 1 2 3 4, सभी नहीं, 2 3 4, कुछ इंपॉर्टेंट जो कैनाल है, या सॉरी लिफ्ट कैनाल है वो लिखेंगे। हो सकता है वो कंटिन्यूस लिखें, हो सकता है एक फिर दूसरी स्किप कर दी जाए, तीसरी, इस तरीके से, या हो सकता है मार्किंग ऊपर से नीचे की ओर हो, 1 2 3 4 सीक्वेंस पूछे जाते हैं, और एक लोकेशन पूछी जाती है। तो कंवर सेन आ गई, तो लोकेशन में इसमें एक तो तय है बीकानेर, साथ में गंगानगर रहेगा। चौधरी कुंभाराम गंगानगर नहीं आएगा, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, केवल बीकानेर। तेजाजी सबसे छोटी लिफ्ट, पन्नालाल बारूपाल बीकानेर से नागौर, करणी सिंह को बीकानेर से जोधपुर। और जब बीकानेर नहीं आए, केवल जोधपुर जैसलमेर हो, जय नारायण व्यास, और ये दोनों तो हो और साथ में बीकानेर भी हो, तो गुरु जाम्बेश्वर रहेगा। फिर तो याद रखने का तरीका ये, लास्ट वाले दो पहले याद कर लो, और फिर देख लो कि बीकानेर से कौन सा व्यक्ति किस साइड में गया, वो याद रखो, क्योंकि बाकी में सब में कॉमन कौन है, बीकानेर कॉमन है। आईजीएनपी में ब्रांचेज का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ब्रांचेज या शाखाओं में एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रांचेज हैं लगभग राइट साइड में, एक ब्रांच है जो लेफ्ट साइड में, रावत सर। तो इसमें जो ब्रांचेज या शाखाएं बनी हुई हैं उसमें एक रावत सर हनुमानगढ़, बाकी दो गढ़ के नाम से हैं, दोनों गंगानगर की ओर, जिसमें एक तो नया डिस्ट्रिक्ट भी बन गया है सूरतगढ़, गढ़ से दो हैं, गढ़ वाली गंगानगर, सूरतगढ़ और अनूपगढ़। बीच में बीकानेर में आती हैं 3 4, वो छोड़ दो बीकानेर वाले। लास्ट वाले दो शहीदों के नाम याद कर लो, शहीद बीरबल और शहीद सागरमल गोपा। शहीद दोनों जैसलमेर में, गढ़ दोनों गंगानगर में, और एक अपवाद है वो रावतसर हनुमानगढ़, और जो याद नहीं हो रहे बाकी बीकानेर। ये वाले सब बीकानेर वाले याद ही मत करो, भाई नाम आएंगे तो समझ जाओगे आप कि ये ब्रांचेज कहां पर हैं। तो जो याद नहीं है वो बीकानेर में, गढ़ वाली दोनों गंगानगर में। तो यहाँ जो बच गए, पुगल, बीसलपुर नहीं है, बीरसलपुर है, ये रे टाइप नहीं हुआ वहां, बीरसलपुर है, दांतौर, और एक और आएगी चारण वाला।
चारण वाला बीकानेर के साथ जैसलमेर में भी एक ब्रांच है जो 2 जिलों में है, चारण वाला, क्योंकि बॉर्डर पे बीकानेर के जस्ट नीचे कौन है, जैसलमेर। तो चारण वाला बीकानेर से एंट्री करेगी कहां, जैसलमेर। तो ये केवल 2 जिलों में है। और एक अपवाद जो लेफ्ट में है, क्योंकि ब्रांचेस लगभग किस साइड में है, राइट साइड में, जबकि एकमात्र लेफ्ट साइड में कौन है, रावतसर। तो आईजीएनपी की सभी लिफ्ट लेफ्ट में है, स्टेटमेंट सही है। आईजीएनपी की सभी ब्रांचेस राइट में, स्टेटमेंट गलत है। एक अपवाद है इसमें, एक्सेप्शन कैसे, रावतसर लेफ्ट में। बाकी गढ़ वाले गंगानगर में, गढ़ वाले ग से गढ़ और ग से गंगानगर। तो गढ़ वाले गंगानगर में, शहीद दोनों जैसलमेर में, और जो याद नहीं हो रहे वो बीकानेर में। एक राजस्थान की आईजीएनपी वो नहर है जिससे जल विद्युत भी प्राप्त होती है। बाकी राजस्थान में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में कोई भी कैनाल नहीं है अभी तक। तो राजस्थान में जल विद्युत वाली एकमात्र नहर, इसका मीनिंग जो अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या जल विद्युत परियोजना है उसके अंदर ये आईजीएनपी अपन पढ़ते हैं लगभग कितने मेगावाट, लगभग 24 मेगावाट। इसके अलावा आईजीएनपी का जो इरिगेशन कमांड एरिया वो राजस्थान में सबसे बड़ा है, 16.17 लाख हेक्टेयर, 16-17 लाख हेक्टेयर। एक ये याद रखना, ये एक बार चेंज हुआ था बीच में, तब लगभग 17.62 या 63 लाख हेक्टेयर हो गया था, सॉरी 19.63 लाख हेक्टेयर, जो वापस मुख्यतः आईजीएनपी का पानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में, रामगढ़ गैस पावर प्लांट में, बाड़मेर पचपदरा रिफाइनरी में कई जगह काम लेने के कारण इरिगेशन कमांड एरिया वापस 19 से कम करके कितना कर दिया गया, 16.17। ये आपके इकोनॉमिक रिव्यू में आता है हर बार, जो गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक रिव्यू है, जो मेन कॉपी है, आपके तो नोट्स के रूप में दिए हैं हमने, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो स्प्रिंग बोर्ड वाला जो आपके पास है। बाकी जो मेन कॉपी है उसके अंदर लिखा हुआ आता है कि आईजीएनपी का जो इरिगेशन कमांड एरिया वो राजस्थान में 16.17 लाख हेक्टेयर जो लैंड है उसको इरिगेटेड या सिंचित करता है, जो राजस्थान में अपने आप में सबसे बड़ा है। तो इसका जो इरिगेशन कमांड एरिया ये इंपॉर्टेंट, वर्तमान में 16.17 लाख, जबकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो वहां लिखा हुआ है 19.63। वो कारण है क्योंकि एक बार चेंज हुआ था और वही पूछ लिया गया एग्जाम में, बाकी जनरली क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है, ये चेंज हुआ था वो पूछा हुआ है। तो आपको ये लगेगा कि 19.63 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उस समय चेंज हुआ था इतना, फिर वापस से 16.17 लाख हेक्टेयर, कंटिन्यूस डिजिट है 16 और 17। हो जाएगा। हाँ जी, आईजीएनपी के बाद में नेक्स्ट है गंग नहर। गंग नहर में जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो इसका निर्माण कार्य कब कंप्लीट हुआ था, 1927, और किस नदी से निकाली गई है, सतलज। बाकी निर्माता वाला क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि निर्माता के नाम से ये महाराजा गंगा सिंह जी, जिन्होंने इसको किस किस रियासत के लिए निकाला था, इसका पहले का नाम रहा हुआ है बीकानेर कैनाल, इसको बीकानेर नहर भी बोलते थे, लेकिन वर्तमान में बीकानेर नहर ये शब्द ही हटा लिया गया। तो बीकानेर नाम लगभग ज्योग्राफी की बुक से हट चुका है, अब सिर्फ ये गंग नहर के नाम से ही आता है। तो राजस्थान की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना भी माना जाता है गंग नहर को, क्योंकि ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के रूप में, यानी पहले पेयजल परियोजना थी, 1950 से इसको इरिगेशन वाटर या सिंचाई के लिए भी खोल दिया गया। तो इसमें एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली पूछा गया है ज्यादातर, वो ये पूछा गया कि गंग नहर का निर्माण कब किया गया था, 1927। और ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि भारत की फर्स्ट पेव्ड कैनाल या भारत की सबसे पहली पक्की नहर, जो केवल भारत की नहीं विश्व की भी मानी जाती है। तो विश्व की, भारत की या राजस्थान की किसी भी नाम से आ सकती है। प्रथम पक्की नहर कौन सी है, तो आंसर रहेगा गंग नहर। किस नदी से निकाली गई है, तो आंसर रहेगा सतलज। आईजीएनपी बड़ी नहर है तो वो सतलज और व्यास दोनों से निकाली गई है, यानी हरी के बैराज। दोनों में फर्क ये है कि आईजीएनपी में सतलज और व्यास दोनों नदी हैं, जबकि इसमें नदी केवल सतलज।
और इस पे मुख्यतः जो लिफ्ट बनी हुई है, दो तो धार्मिक नाम है, करणी लिफ्ट और लक्ष्मी नारायण। एक तो करणी माता के नाम से करणी लिफ्ट। एक अपना जो बिड़ला मंदिर है वो किसको समर्पित होता है? लक्ष्मी नारायण। तो एक तो करणी लिफ्ट और एक लक्ष्मी नारायण। और दो स्थानों के नाम है गंगानगर के, लालगढ़। लालगढ़ बीकानेर में भी आता है, गंगानगर में भी आता है, लालगढ़। और एक समीजा। हाँ, ये सारी की सारी गंगानगर में ही है, क्योंकि गंग नहर है वो पंजाब की ओर 112 किलोमीटर और राजस्थान की ओर 17 किलोमीटर। तो 17 किलोमीटर में गंगानगर क्रॉस नहीं होगा। तो इसका मीनिंग है पहले गंगानगर वो बीकानेर का ही एक अभिन्न हिस्सा था, और राजस्थान में जैसे ही बीकानेर का विलय हुआ तो बीकानेर से एक जिला अलग कर दिया गया जिसका नाम था गंगानगर। और बाद में जाके उसी गंगानगर से एक जिला और सेपरेट हुआ, हनुमानगढ़। फिर गंगानगर से हनुमानगढ़ बना था। तो इसका मीनिंग है कि जो गंगानगर वाला जो ये वाला जो पार्ट, तो ये सिर्फ गंगानगर वाले हिस्से में, बीकानेर की और इसका कोई भी पार्ट नहीं है। तो शुरुआत में बीकानेर रियासत का हिस्सा था। तो इस कारण गलतफहमी अपने को ये हो सकती है अगर पुराने नाम से दे कि बीकानेर नहर मुख्यतः किस जिले में है? गंगानगर में, बीकानेर में नहीं। तो बीकानेर नहर है कौन? गंग नहर। तो जैसा नाम है वैसी लोकेशन है कि गंग नहर मुख्यतः किस जिले में? गंगानगर। निर्माता कौन? जैसा नाम है वैसे निर्माता महाराजा गंगा सिंह। इसको निर्माण कार्य को कब कंप्लीट किया गया? 1927। इसमें इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है 1927 वाला। इसके बाद में आती है राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल। राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल में इन दो नदियों के एक्सेस वाटर को काम में लिया जाता है, एक तो रावी को और व्यास। एक दो बार क्वेश्चन पूछा आरपीएससी ने, और क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कि राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल में मुख्यतः कौन सी नदियों के एक्सेस वाटर को काम में लिया जाता है? रावी और वैसे फिर व्यास। यानी एक का जो लास्ट शब्द है वो सेकंड का स्टार्टिंग शब्द, रावी और वैसे फिर व्यास। इसमें सतलज के पानी को काम में नहीं लिया गया। और इसमें जो लाभान्वित जिले हैं वो राजस्थान में दो हैं, एक तो हनुमानगढ़ और एक चूरू, जिसमें हनुमानगढ़ की प्रमुख दो तहसील हैं, एक तो नौहर, इस कारण इसको नौहर कैनाल भी कहा जाता है, और एक दूसरी भादरा। और चूरू में राजगढ़, ये वाला पार्ट। तो ये नौहर भादरा और ये चूरू राजगढ़, ये इंपोर्टेंट है। इसका जो निर्माण कार्य है वो हुआ था 1989 से लेकर 2002 के बीच में। और इस समय एक प्रमुख घटना हुई थी भारत में, न्यूक्लियर टेस्ट 1998, पोखरण परमाणु परीक्षण। और इसके बाद में इसमें जो वित्तीय सहयोग है, यूरोपियन यूनियन जो अपने को कर रहा था उसने ये बंद कर दिया, और उसकी जगह सहयोग नाबार्ड के द्वारा। तो इसमें यह एक स्टेटमेंट अच्छा है कि राजस्थान की वो कैनाल जिसमें न्यूक्लियर जो टेस्ट है, परमाणु परीक्षण है, उसके बाद में आर्थिक सहयोग यूरोपियन यूनियन ने बंद कर दिया, और उसके बाद नाबार्ड के द्वारा कोऑपरेशन किया गया, सहयोग दिया गया, वो प्रोजेक्ट कौन सा है? राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, या जिस एरिया को लाभ अधिक मिलता है उसके अकॉर्डिंग इसको नौहर नहर या नौहर कैनाल भी नाम दिया जाता है। जब ये नदियां पूछते हैं तो ज्यादातर ये इसी नाम से पूछते हैं। नौहर कैनाल कौन सी नदियों से निकाली गई है? रावी और व्यास से। तो इसमें नदियां इंपोर्टेंट कर देना, ये तो अपने आप याद आ जाएगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में राजस्थान की और कोई कैनाल ही नहीं बनी हुई उत्तरी राजस्थान के अंदर। क्योंकि गंग नहर है वो पोखरण परीक्षण से बहुत पहले बन गई 1927 में। और आईजीएनपी जो कैनाल है उसकी नींव कब रखी गई? 1958, 1958 में गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। तो उसके उद्घाटनकर्ता नींव के रूप में तो माने जाते हैं गोविंद वल्लभ पंत, और कैनाल को ओपन करने वाले उद्घाटन यानी इनोग्रेशन वाले के रूप में माना जाता है गोविंद वल्लभ पंत। मुख्यतः इसमें नींव रखने वाले उद्घाटनकर्ता ही पूछते हैं, तो बाकी ऑप्शन में आते भी नहीं है। ये ऑप्शन में या तो गोविंद वल्लभ पंत और कंवर सेन, ये दोनों ही देते हैं। तो कंवर सेन तो अपने को पता है, कंवर सेन कौन थे? इंजीनियर। तो इसको कॉन्सिव्ड या कल्पनाकार, यानी एक तरीके से इसके आर्किटेक्चर जो थे वो कंवर सेन, और मुख्यतः इसके निर्माता या निर्माणकर्ता के रूप में कंवर सेन। तो इसके कल्पनाकार और निर्माता के रूप में नाम आता है इंजीनियर कंवर सेन का, जबकि नींव रखने वाले व्यक्ति के रूप में आता है गोविंद वल्लभ पंत। और कई बार उद्घाटन का मीनिंग ये ओपन से भी दे देते हैं, तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं देते, तब आप आंसर अपना गोविंद वल्लभ पंत ही रहता है।
जबकि कई बार ये ओपन करने वाले व्यक्ति का नाम पूछते हैं। ओपन करने का मीनिंग है उसका इनॉग्रेशन करना, तो इनॉग्रेशन होता है प्रॉपर उसका उद्घाटन, जबकि नींव रखने वाले उद्घाटनकर्ता के रूप में, यानी जिन्होंने इसका कॉर्नर स्टोन रखा था या नींव रखी थी, वो हैं गोविंद वल्लभ पंत। तो इनसे वैसे तो क्वेश्चन देते नहीं है, एक निर्माता के जरूर दे दिया जाता है, कंवर सेन वाला, और एक ये जो गोविंद वल्लभ पंत वाला सर्वपल्ली राधाकृष्णन से जनरली क्वेश्चन नहीं देते। यानी जो प्रॉपर उद्घाटन यानी कैनाल को ओपन करने के लिए जो व्यक्ति आए थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब बन गई थी 1961। बाकी इसकी वैसे नींव रखी गई है 1958, और इसकी कल्पना हुई थी इसकी नींव से 10 साल पहले 1948, जो कि इंजीनियर कंवर सिंह ने की थी। नींव रखने के बाद इसको ओपन 3 साल बाद कर दिया गया था, क्योंकि आईजीएनपी का ज्यादातर जो काम है वो ओपन कैनाल के रूप में नहीं हुआ, पाइपलाइन के माध्यम से हुआ है। फीडर का काम 204 किलोमीटर, तो इसका मीनिंग 204 किलोमीटर को बनाना आसान था, क्योंकि पूरी पाइपलाइन तैयार की गई थी। तो पाइपलाइन को तैयार करने में लंबा टाइम नहीं लगता भाई, प्रत्यक्ष रूप से खुदाई करके और उसके बाद में वहां पे मरम्मत कार्य अगर चलाया जाए और सीमेंटेड अगर कार्य होता है तो 204 किलोमीटर कार्य बहुत लंबा होता है, तो उसमें टाइम काफी लंबा लगता है इनको। लेकिन वो काम पूरा पाइपलाइन के माध्यम से फीडर के रूप में है, तो फीडर वाले में समय कम लगा। बाकी 3 साल में 204 किलोमीटर लंबी अगर कैनाल ओपन कैनाल बनाई जाती तो पॉसिबल थी क्या? पॉसिबल नहीं थी। तो राजस्थान की ओर जब इसको ओपन किया गया फर्स्ट टाइम 1961 की ओर, तभी ये पॉसिबल हो पाया कि 3-4 साल के अंदर इसको ओपन भी कर दिया था। फिर राजस्थान के ईस्ट की ओर 2 कैनाल आती हैं। इस साइड में यमुना के 2 प्रोजेक्ट हैं। यमुना का एक तो हरियाणा की ओर से जिसका नाम क्या है, गुड़गांव, या यमुना से लिंक करके बनाया गया, इस कारण इसको यमुना लिंक नहर भी कहा जाता है, यमुना लिंक कैनाल। तो इसे गुड़गांव से ये पता चलेगा कि राजस्थान के साथ इसमें कौन है, हरियाणा। बाकी नाम दोनों याद रखना, गुड़गांव और यमुना लिंक नहर, क्योंकि इससे नदी का पता लग जाएगा कि गुड़गांव नहर को किस नदी से निकाला गया है। तो जब नाम यमुना लिंक नहर है तो इसका मीनिंग यमुना से लिंक किया गया है। और दूसरा है यमुना से प्रोजेक्ट भरतपुर के नाम से भरतपुर कैनाल। तो भरतपुर कैनाल है, यह भी मुख्यतः किस नदी पर है, यमुना पर। इसमें सिर्फ डिफरेंस, ये अंतर दोनों में यह है कि ये यूपी के साथ है प्रोजेक्ट और ये हरियाणा के साथ। दोनों में मुख्य लाभान्वित जिला राजस्थान का कौन सा है, दोनों में भरतपुर। मुख्य लाभान्वित जिला भरतपुर ही है दोनों में। तो अंतर एक तो सिर्फ ये है सहयोग का, गुड़गांव में सहयोग हरियाणा का है, भरतपुर नहर में सहयोग यूपी का है। दोनों में कॉमन एक तो नदी है, दोनों में यमुना है। दोनों प्रोजेक्ट में मेन जो बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट है, मुख्य लाभान्वित जिला है, वो दोनों में भरतपुर। एक नर्मदा नहर, नर्मदा नहर में इनका जो एक फिक्स क्वेश्चन है कि राजस्थान में ड्रिप और स्प्रिंकलर जो प्रोजेक्ट है वो कंपलसरी किस प्रोजेक्ट में अप्लाई किया हुआ है, नर्मदा। ड्रिप यानी बूंद बूंद, और स्प्रिंकलर यानी फवारा। तो किसान अपने खेतों में अपनी मर्जी से यूज कर सकता है सिंचाई साधनों को, लेकिन कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर कंपल्सन या उसके ऊपर कोई ऐसा नियम है वो अनिवार्य लागू किया जा सकता है सरकार के द्वारा। तो राजस्थान के अंदर सिर्फ एक कैनाल है जिसमें ये कंपलसरी इंप्लीमेंटेड किया गया है, ड्रिप और स्प्रिंकलर जो इरिगेशन सिस्टम है। और इस नहर को निकाला गया गुजरात की ओर से, एक डैम बना हुआ है वहां पर, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम। तो नर्मदा नहर को किस राज्य से निकाला गया है, गुजरात।
जहां इसके गुजरात में अगर लेंथ देखी जाए तो 456 की जगह आता है 8, 458 किलोमीटर। और राजस्थान की ओर इसकी लेंथ अलग से है, इसके बाद में 74 किलोमीटर। ये लेंथ पूछी जाती है क्योंकि राजस्थान की लेटेस्ट कैनाल है, 2008 में ओपन हुई थी, लगभग 15 साल हुए हैं। और इसमें जो लाभान्वित जिला है मुख्यतः जालोर, जो वर्तमान में क्या बन गया है, सांचौर। जालोर वाले उधर रह गए, अब उधर से ही देखते हैं कि नर्मदा थी हमारे पास। तो अभी तक तो पॉसिबल है कि जालोर ही ऑप्शन देंगे, जालोर नहीं देंगे तब हम समझ जाएंगे क्या आंसर आएगा, सांचौर। इसके बाद में दूसरा जो प्रमुख जिला है वो बाड़मेर। तो इसमें दोनों ऑप्शन अलग अलग दिए जाते हैं, दोनों एक साथ आ जाए तब तो आंसर यही रहेगा। और जब क्वेश्चन आ जाए कि मुख्य लाभान्वित जिला कौन सा है, सांचौर, यानी पूर्व में जो जालोर था, क्योंकि 74 किलोमीटर में से अकेले 65 किलोमीटर इधर ही है, जो बच गई 8-9 किलोमीटर वो कहाँ पर है, बाड़मेर। इसका मीनिंग मेन बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट कौन है, सांचौर, यानी पूर्व वाला जालोर। और इन दोनों क्षेत्रों में इसमें कुछ लिफ्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो एक तो सांचौर के नाम से बनी हुई है, तो ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, सांचौर लिफ्ट कहाँ पर है, सांचौर में। तो सांचौर पहले के देखा जाए तो जालोर में, और एक भादरेड़ा, भादरेड़ा भी यहीं पर सांचौर में, और एक पन्नौरिया, रिया जो पन्नौती थी, सुशांत वाली। इस पे सही चिल्लाते हो हैं, जिंदगी में खुद भी पाले घूम रहे हो 2-4। तो पनौरिया बाड़मेर, ये सांचौर के ऑप्शन में नहीं देते। अच्छा एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो उसको ध्यान है कि सांचौर की ओर प्रोजेक्ट ही है कि कैनाल के रूप में, वो देता है भादरेड़ा और पनौरिया जो लिफ्ट है वो किस प्रोजेक्ट में। तो आंसर रहेगा नर्मदा। मुख्य लाभान्वित जिला उसमें सांचौर, और ऑप्शन अगर दोनों ही है तो दोनों को आंसर में ले लेंगे अपन, और दोनों अलग अलग हैं और एक जिला आंसर लेना है तो सांचौर। इस प्रोजेक्ट को मुख्यतः किस बांध से निकाला गया है, सरदार सरोवर डैम। और सरदार सरोवर डैम नर्मदा बहुउद्देश्य परियोजना या नर्मदा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, और इससे कई राज्य लाभान्वित हैं। जैसे नर्मदा नदी 3 राज्यों से बहती है, एक तो एमपी, गुजरात और एक महाराष्ट्र। राजस्थान में नर्मदा नदी नहीं आती लेकिन राजस्थान को इसका बेनिफिट मिलता है। तो नर्मदा बहुउद्देश्य परियोजना का पार्ट राजस्थान भी है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, लेकिन नर्मदा नदी के कैचमेंट एरिया में राजस्थान शामिल नहीं है। तो नर्मदा नदी से नर्मदा से रिलेवेंट वो प्रोजेक्ट या वो राज्य जो उस नदी से रिलेवेंट नहीं है लेकिन लाभान्वित है, राजस्थान। तो इसमें ऑप्शन कई बार क्या देते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और एक यूपी देते हैं साथ में। तो नर्मदा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में यूपी शामिल नहीं है। 3 तो वो हैं जो इंडियन ज्योग्राफी में आपने नर्मदा के कैचमेंट एरिया में पढ़े। तो नर्मदा मुख्यतः कौन से राज्य से आती है, एमपी, गुजरात और एक महाराष्ट्र। इन 3 राज्यों में इसका कैचमेंट एरिया है, और एक जिसमें कैचमेंट एरिया नहीं है लेकिन फिर भी लाभान्वित है, कौन है, वो सिर्फ राजस्थान है। तो ये नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट है, नर्मदा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का पार्ट है जिसमें लाभान्वित राज्य 4 हैं। 3 तो ये इसके कैचमेंट एरिया वाले और एक राजस्थान। अब राजस्थान का सबसे विवादित प्रोजेक्ट कैनाल के अंदर एआरसीपी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसके लिए प्रपोजल बजट कितना है, 3750 करोड़। लाभान्वित जिले कितने हैं, 13 जिलों में। एक तो अपना पूरा हाड़ौती, कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़, कोटा संभाग पूरा है इसमें। कोटा संभाग के बाद में राजस्थान का एक इस साइड वाले ए बी सी डी प्लस सवाई माधोपुर, यानी एकीकरण का पहला चरण, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कितने हो गए, 5 और 4 ये 9। कोटा संभाग भी तो कर लिया ना। तो कोटा संभाग में 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़, और एबीसीडी प्लस सवाई माधोपुर 9 जिले। फिर जहां अपन बैठे हैं जयपुर, और जयपुर के पूर्व में दौसा, अजमेर, और अजमेर के पूर्व में टोंक। तो जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, तो 4 जिले ये, 4 ये 12 और एक सवाई माधोपुर 13। तो ये पूर्वी राजस्थान के 13 जिले हैं। तो ये वाले याद रखिएगा, जयपुर, दौसा और अजमेर, और उसके पूर्व में टोंक। तो जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक कितने, 4।
ABCD 4, कोटा संभाग 4, तो 4-4 के ग्रुप हो गए 12 और एक सवाई माधोपुर 13। जितने जिले हैं जो बांध है उसके डबल हैं। बांध कितने हैं? 26। और जो इरिगेशन लैंड है वो है 28, 2.8 लाख हेक्टेयर। तो इसमें 13 जिले जिनको लाभान्वित, जितने बांध करेंगे उन बांधों की संख्या डबल है, 26 डैम। और जो लाभान्वित जमीन है यानी जो इरिगेशन लैंड है वो कितनी रहेगी? 28, यानी 2.8 लाख हेक्टेयर। जबकि IGNP में बहुत ज्यादा है, 16.17 लाख हेक्टेयर। तो इसमें इन प्रोजेक्ट को याद रखना। और इसमें जो ERCP में 26 बांध बनाए जाएंगे वो चंबल और उसके सहायक नदियों पर बनेंगे। तो इसका मीनिंग है ERCP प्रोजेक्ट मुख्यतः किस नदी से रिलेवेंट है? चंबल। और इसमें जो 26 बांध होगा, चंबल की कुछ सहायक नदियों के नाम होते हैं, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। उन नदियों का जो पानी है वो मुख्यतः जो बड़ी नदियां उसमें डाला जाएगा। चंबल में उसकी प्रमुख नदी है बनास, और चंबल की तरह डायरेक्ट यमुना से मिलने वाली नदी गंभीर, और एक जो यमुना से मिलना बंद कर दिया जिसने वर्तमान में, बाणगंगा। तो जो मेन मेन रिवर है पूर्वी राजस्थान, उन सबको कनेक्ट किया जाएगा उन 26 बांधों से। तो बाणगंगा का अभी थोड़ी देर पहले एक प्रोजेक्ट बताया था मैंने, रामगढ़। रामगढ़ को बनास का एक बांध है इसरदा, इसरदा से कनेक्ट किया जाएगा, तो वो ERCP का ही एक पार्ट है। तो ERCP प्रोजेक्ट में टोटल डैम 26, लाभान्वित जिले 13 और इरिगेशन लैंड 28, 2.8 लाख हेक्टेयर। अब ये इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा था कि हम इसको नेशनल इंपोर्टेंट सब्जेक्ट में डालकर, राष्ट्रीय महत्व की योजना में डालकर, और इसमें हम 90% फंडिंग करेंगे। लेकिन सेंटर वाले इंतजार करने की राजस्थान में बीजेपी को लाए और उसके बाद में ये फंडिंग की जाए, ताकि ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है उसका जो क्रेडिट है वो कौन सी गवर्नमेंट ले? बीजेपी। क्योंकि इस बात को ERCP को स्टार्ट करने वाली गवर्नमेंट थी कांग्रेस गवर्नमेंट। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग कर भी देता है तो इसका श्रेय कौन लेके जाएगा? कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस कहेगी इस प्रोजेक्ट को हमने बनाया था और हम सेंटर से फंड लेकर आ गए। तो सेंटर फंड इसलिए नहीं दे रहा है, इसको कुछ पॉलिटिकल एजेंडे या उस राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको फंसा दिया है। क्योंकि इसमें जो चंबल और उसकी सहायक नदियां वो कहाँ से आती हैं? MP से। तो पहले तो अपने को कहा कि आप MP से NOC लेकर आओ, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि MP को कोई आपत्ति तो नहीं है इस प्रोजेक्ट में। तो आपत्ति तो तब होगी जब चंबल की नदियों का 50% से ऊपर पानी अपन रोकें। जबकि अपना जो प्रोजेक्ट है पहले से जो तय है, वो चंबल और उसके सहायक नदियों का कितना % पानी रोक सकते हैं? 50%। तो उन नदियों पे जो बाढ़ आती है राजस्थान में, तो उस पानी को रोकेंगे अपन, तो बाढ़ वाले पानी को 26 डैम बनाकर, और फिर उन 26 बांधों को कनेक्ट करेंगे अपन एक दूसरे से। तो वो 26 डैम की जो सीक्वेंस होगा, उस सीक्वेंस को नाम क्या दिया जाएगा? ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। तो राजस्थान ने कहा कि हमें NOC लेने की आवश्यकता ही नहीं, हम 50% से भी कम पानी रोकेंगे, और हमारा पहले से इसके ऊपर चंबल बहुउद्देश्य परियोजना एक प्रोजेक्ट हमारा चलता है। तो NOC हम क्यों लेने के लिए जाएं जब हम हमारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं? भाई नॉर्म्स के से हटकर अगर हम काम करें, ज्यादा पानी रोकें, तब तो हमें NOC लानी पड़े कि MP को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा। तो ऑब्जेक्शन वाला काम ही नहीं कर रहे, फिर सेंटर को लगा कि राजस्थान तो नहीं जाएगा। तो फिर MP को कहा कि आप आके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के खिलाफ याचिका दायर कर दो कि राजस्थान है वो चंबल का जो पानी है वो 50% से ऊपर रोकने की बात कर रहा है। किसमें? ERCP में। तो अब MP ने ऑब्जेक्शन लगा दिया उधर। अब सेंटर कह रहे हैं जब MP का ये सलटारा हो जाएगा तब बाद में हम 90% फंडिंग करेंगे। तो वो इंतजार वही करेंगे चुनाव हो जाए, और हो सकता है कि कांग्रेस की जगह बीजेपी आ जाए, और वो उधर से कॉम्बिनेशन है। बाई चांस आ भी जाएगी तो यहां से जाना तय है, उधर से जाने को तैयार है। तो बाद में अभी वो कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है बीजेपी, बाद में उधर चेंज होने वाला है कांग्रेस। भाई इसका मीनिंग ये नहीं है कि मैं कांग्रेस से हूं। भाई आने को कोई भी आ सकता है ना। हो सकता है वापस बीजेपी रिपीट हो जाए। तो इसमें एग्जाम में जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं 3-4 ERCP में ये दिए जाते हैं
कि ईआरसीबी प्रोजेक्ट मोस्टली चंबल और उसके ट्रिब्यूटरीज या उसके सहायक नदियों से संबंधित है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इस प्रोजेक्ट में राजस्थान के लाभान्वित जिले 13, डैम प्रोजेक्ट इसमें 26 और इसमें इरिगेशन लैंड 2.8 लाख हेक्टेयर। और 3-4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उसमें कई बार ये नदी वाला नहीं देके इसके साथ एक प्रोजेक्ट ये देते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने इसको राष्ट्रीय महत्व की योजना में शामिल किया है। तो हाल ही में अगर शामिल करेंगे तो न्यूज़पेपर की हेडिंग बनेगी, तो हाल ही में इसको कोई शामिल नहीं किया है, तो ये नेशनल इंपोर्टेंस सब्जेक्ट में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय महत्व में आते ही 90% फंडिंग किसका आ जाएगा? सेंटर का। फिर राजस्थान को बजट कितना देना होगा? केवल 10%। तो अभी तो हम सिर्फ एक पेपर बजट दे रहे हैं इसको, पेपर बजट। इसका मीनिंग पेपर में लिख रहे हैं कि ईआरसीपी को इस बार हमने 13,000 करोड़ रुपए दिए, पिछली बार हमने 9,700 करोड़ दिए, ऐसा 1-2 बजट में और दे देंगे तो ईआरसीपी बन जाएगी। इसका मीनिंग एक काम सिर्फ हम पेपर में कर रहे हैं सेंटर पे दबाव बनाने के लिए। पिछली बार भी लगभग 9,700 के आसपास पैसे हमने ईआरसीपी के रूप में रखे थे, लेकिन ये कागज में। जैसे ही मैं आप लोगों को समोसे खिलाता हूँ सपने में, हाँ तो वैसे ही खिलाऊंगा जैसे हमेशा खिलाता हूँ। तो इस बार का जो बजट है उसमें भी लगभग 13,000 या 12,500 करोड़ के आसपास का बजट इस बार भी रखा राजस्थान गवर्नमेंट ने, लेकिन वो सिर्फ एक पेपर बजट है। तो एक लैंड बजट में और एक पेपर बजट में फर्क होता है। एक तो योजनाओं को धरातल पे उतारना और एक पेपर में उतारना। भाई पेपर में तो मैंने भी लिख रखा है कि जीवन में ताजमहल बनाऊंगा, आ जाओ आगे मत पूछो। तो ये वाले जो प्रोजेक्ट हैं आपके कैनाल वाले प्रोजेक्ट, इसमें मेन जो प्रोजेक्ट हैं ये दो हैं आपके, एक तो आईजीएनपी, एक ईआरसीपी। नर्मदा में जो एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है वही है ड्रीप वाला, इसे ही पूछते हैं जनरली। ईआरसीपी वाला अभी जो बांधों की संख्या बताई है वो, और आईजीएनपी में मुख्यतः जो लिफ्ट कैनाल के नाम याद करके जाना और उनके डिस्ट्रिक्ट। इस प्रोजेक्ट में एक क्वेश्चन तो लगभग इन 2-3 में से आता है। इस बार ईआरसीपी से आने की पॉसिबिलिटी है वैसे, क्योंकि काफी लंबे समय से विवादों में है ये, कंटिन्यूस न्यूज़पेपर में भी आ रहा है। तो ईआरसीपी इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार आरएस प्रीलिम्स में। और एक क्वेश्चन आएगा लास्ट के जो 2 पेज में योजनाएं आपकी दी हुई हैं, वो योजनाएं एक तो दी हुई है मुख्यतः हाड़ौती के एरिया की, यानी लगभग 3-4 जिलों से, इनसे बूंदी से, कोटा से, बारा से और झालावाड़ से। फिर कुछ प्रोजेक्ट हैं आपके पूर्वी राजस्थान, दौसा, सवाई माधोपुर और पूर्वी डिस्ट्रिक्ट धौलपुर और एक नजदीक टोंक, या फिर इन 4 जिलों से लगभग। फिर कुछ प्रोजेक्ट हैं अरावली के सदन में, सिरोही से, या सिरोही के नजदीक वाला जिला कौन सा है? जालोर। और इस साइड में है मुख्यतः उदयपुर, और उदयपुर के जस्ट नीचे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डूंगरपुर। इन डिस्ट्रिक्ट में से योजनाएं पूछी जाती हैं। तो एक प्रोजेक्ट तो इन 2 में से एक, जालोर या सिरोही में से देते हैं, एक प्रोजेक्ट देते हैं ये उदयपुर डूंगरपुर में से, और 2 परियोजनाएं मुख्यतः हाड़ौती में से निकालते हैं। हाड़ौती में से नहीं निकालेंगे तो एक हो सकता है इन 3-4 डिस्ट्रिक्ट में से एक निकाले। तो नंबर ऑफ स्कीम्स हैं जो स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं वो इस साइड में अधिक हैं। यानी नदियों पे जो डैम प्रोजेक्ट हैं वो राजस्थान में ज्यादातर हाड़ौती की ओर है, क्योंकि सर्वाधिक नदियां किस संभाग में? हाड़ौती में, क्योंकि इस एरिया में नदियां कम है। इस कारण राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में ज्यादा प्रोजेक्ट कौन से हैं? कैनाल प्रोजेक्ट। इस क्षेत्र में अपने नहरी परियोजनाएं अधिक हैं, जबकि राजस्थान में रिवर प्रोजेक्ट या जो मुख्यतः डैम प्रोजेक्ट हैं वो अरावली के ईस्ट में हाड़ौती की ओर अधिक है। अब इसमें कोटा के कुछ प्रोजेक्ट हैं जिसमें अपने एक कोटा की ओर गए नए बच्चे का नाम याद रखते हैं। नए का मीनिंग होता है नव या नवीन, नवनेर। काली सिंध का प्रोजेक्ट है, बच्चे का नाम क्या है? हरीश चंद्र। तो नव हरीश चंद्र, जिसका कोटा में एडमिशन करवा के क्या गोपालपुरा ले जाकर और टकली निकलवाई, टकली प्रोजेक्ट, टकली निकलवाते ही आंखों से
सावन भादो निकला और आंखें कसी हुई आली, तो ये आलनिया प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें नवनेरा लेटेस्ट प्रोजेक्ट है और एक तकली, इससे क्वेश्चन आता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नवनेरा नहीं लिखा हुआ तो नवनेरा लिख लीजिए, काली सिंध का प्रोजेक्ट। और ये सारी घटना है हरिश्चंद्र के साथ कहां पर हुई, कोटा। तो ये जितने भी जो डैम प्रोजेक्ट हैं ये जो बताए ये सब कोटा के। तो नव हरिश्चंद्र को गोपालपुरा ले जाके टकले निकलवाई, और टकले निकलवाती आंखों से सावन भादो और आंखें कसी हुई आली, आली यानी गीली। तो बांध का नाम गिलनिया नहीं आलनिया है। और फिर बाद में बूंदी की ओर जाते हैं, और बूंदी की ओर जाते हैं हम बताते हैं कि जीजी क्या बनी है। और ये जाके किसको बताना है, जीजे को। जीजे, जी जी सी एम। जी मीन्स गुड्डा, जी मीन्स गरदड़ा। ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये इकोनॉमिक रिव्यू में भी दिया हुआ आपके। सी फॉर चाकण। ये ईआरसीपी के 26 बांधों में से एक डैम ये भी है, चाकण। और ये बूंदी वाला मेज है, और एक भीलवाड़ा वाला कौन सा आता है, मेजा। मेजा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं, कोठारी नदी वाला। तो चाकण, मेज, गुड्डा और गरदड़ा। जी से जिगजैग, जिगजैग डैम। और जे से जैत सागर। ये थोड़ी देर पहले अपन झीलों में बात कर रहे थे, जैत सागर। इसमें गरदड़ा और चाकण ये प्रोजेक्ट अधिक पूछे जा रहे हैं। तो जब जीजी सीएम बनी तो क्या बांटी थी, बूंदी। और ये बात तुरंत जाके किसको बताया कि जीजी सीएम बनी है, किसको बताया, जीजे। तो जीजे और कंटिन्यूस आगे जीजी सीएम। फिर 12 के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें हम बात करते हैं कि बेबी पर लस्सी है, बेबी पर आधी लस्सी है, बेबी पर आधी लस्सी है। तो एक तो है से प्रोजेक्ट, ये भी इकोनॉमिक रिव्यू में दिया हुआ आपके, हथिया दे है, हथिया दे लस्सी से लहासी, ये भी दिया हुआ है इकोनॉमिक रिव्यू में। आदि से अंधेरी, पर से परवन, ये परवन पिछली बार पूछ चुके हैं। बी से बिलास, बे से बैंथली, बैंथली प्रोजेक्ट। इसमें बिलास में 12 के अलावा कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहेगा, कोटा। तो जिसमें एक्स्ट्रा है उसमें याद रखो, एक तो बिलास में, और एक परवन में पूरा हाड़ौती है बूंदी को छोड़कर। यानी जो बॉर्डर पे नहीं है, हाड़ौती के सभी जिले बॉर्डर पे हैं बूंदी को छोड़कर। बूंदी को बॉर्डर पे नहीं भेजते क्योंकि कोई भी खा जाएगा बूंदी को देखकर। तो ये परवन बूंदी को छोड़ के हाड़ौती के लगभग सभी जिलों में है, जैसे कोटा में, बारा में और झालावाड़ में। ये पिछली बार आ चुका है, वापस रिपीट हो सकता है, परवन वाला याद रखना। और परवन का जो मेन डैम है वो झालावाड़ में बना हुआ है। हो सकता है चारों जिले अलग अलग लिख दिए जाएं, तो मेन आंसर क्या रहेगा, झालावाड़। तो झालावाड़ को अंडरलाइन कर दीजिए। बाकी डिस्ट्रिक्ट तीनों के लिए है परवन प्रोजेक्ट वर्तमान में, एक बूंदी को छोड़कर। तो ये बेबी पर आधी लस्सी है कहां पर, 12 में। जीजी सीएम बनी तो क्या बांटे, बूंदी। और जो नव हरिश्चंद्र है गोपालपुरा ले जाके टकले निकलवाई आंखों से, सावन भादो और आंखें हुई आली, ये सारे प्रोजेक्ट कोटा के। और झालावाड़ में 3 मित्र थे जो मेल थे, एक भीम था, भीम सागर। एक राज था, राजगढ़। और भीमराज के साथ कौन था, मनोहर, मनोहर थाना। तो भीमराज और मनोहर ने क्या किया, गागरोन में पीपल पर काली चोली छापी रेवा। भीमराज और मनोहर ने गागरोन में, गागरोन यानी गागरीन परियोजना आती है, गागरोन का किला भी आता है, उसके नाम से याद रखना गागरोन, ये पूछते हैं एग्जाम में। गागरीन, गागरोन में पीपल पर, पीपल से याद रखिए पीपलाद, पीपल पर से वही आ जाएगा परवन, पूरा हाड़ौती बूंदी को छोड़कर। पीपल पर काली, काली से काली सिंध, काली चोली छापी रेवा।
तो काली सिंध, चौली परियोजना, छापी परियोजना, रेवा परियोजना। ये छापी और चौली परियोजना ये RS 2013 में पूछे हुए हैं, ये दोनों याद रखिएगा, चौली परियोजना और छापी परियोजना। तो ये एक स्टेटमेंट के रूप में याद रखना, भीमराज और मनोहर ने क्या किया, गागरोन में पीपल पर, काली, चोली, छापी, रेवा, ये झालावाड़ के प्रोजेक्ट हैं सभी। इसमें शायद ये मनोहर थाना आपका हो सकता नहीं लिखा हुआ हो, नहीं लिखा हुआ अपडेट कर लेना, मनोहर थाना लिख लीजिए। यस, राजगढ़ करो इसको, राजगढ़। रामगढ़ तो क्या है, झील है, रामगढ़ नहीं, राजगढ़ करना उसको, है ना। राजगढ़ प्रोजेक्ट है, रामगढ़ तो अलग प्रोजेक्ट है। फिर रामगढ़ वाले को अगर रामगढ़ लिखवा दिया गया तो रामगढ़ क्या है, वैसे रामगढ़ 12 वाला है, लेक के रूप में रामगढ़ क्रेटर, ये राजगढ़ आता है। राजगढ़, राजगढ़ एक जगह का नाम भी आता है, अलवर में भी आती है और राजगढ़ चूरू में भी आता है। तो ये जगह कई जगह है राजगढ़, जबकि राजगढ़ जो प्रोजेक्ट है सिंचाई परियोजना में वो मुख्यतः झालावाड़। लगभग ओपन होने वाला है प्रोजेक्ट, ये भी 99% काम कंप्लीट हो गया राजगढ़ का। तो अभी तक चर्चाओं में नहीं है, जैसे ही ओपन होगा उसके बाद, क्योंकि लेटेस्ट प्रोजेक्ट है। परवन चर्चाओं में इसलिए क्योंकि परवन पहले से भी चला आ रहा है, पहले केवल ये झालावाड़ तक था, अब इस पे टनल बना के मुख्यतः 12 और कोटा को और लिंक कर दिया गया, इस कारण इसका इंपोर्टेंस बढ़ गया है। और पिछली बार गवर्नमेंट ने जब इसके डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया था तो सिंचाई परियोजनाओं में सबसे बड़ा बजट दिया था, लगभग 1000 करोड़ से भी ऊपर का बजट था इसके लिए, इस कारण इसको पूछा गया था पिछली बार। तो इरिगेशन में पूछा उसी को ही जाएगा जो करंट में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होगा। जैसे अब वर्तमान में कोटा वाला जो नवनेरा डैम है वो चर्चाओं में है, तो या तो लोकेशन पूछेंगे किस जिले में है, कोटा में, या किस नदी पर है, काली सिंध रिवर पर। जो चंबल में राइट साइड दाईं ओर से सबसे इंपॉर्टेंट रिवर होती है वो काली सिंध, जबकि लेफ्ट साइड से बनास। अभी अपन ने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट की बात की थी, पिपलाद परियोजना, जबकि सवाई माधोपुर में एक प्रोजेक्ट आता है जिसका नाम है पीपल दा ईसर दा। लास्ट में बोलने पर एक जैसी फील आएगी, पीपल दा ईसर दा। तो ये दादा प्रोजेक्ट कहां पर है, सवाई माधोपुर, जिसमें इसरदा को किससे जोड़ने की बात चल रही है, रामगढ़ डैम जयपुर। और इसके अलावा यहाँ एक प्रोजेक्ट और आता है सवाई माधोपुर करौली के लिए, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर। तो इंदिरा गांधी तो अलग है, इंदिरा गांधी तो एक नहर के रूप में, जबकि इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर भी है। तो इंदिरा गांधी नहर पे क्या इंदिरा गांधी नाम की कोई लिफ्ट थी क्या, नहीं थी, इसका मीनिंग इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर अलग है। ये चंबल का प्रोजेक्ट जो कि मुख्यतः सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के साथ इसमें एक जिला और है करौली। पहले मुख्यतः सवाई माधोपुर के लिए था, अब इसमें करौली भी कनेक्ट है। ये पूछा हुआ है पहले कॉलेज लेक्चरर 2015 में, अच्छा क्वेश्चन है। या तो नदी पूछा जाएगा इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी आते हैं अपन नदी करके आते हैं सतलज और व्यास, तो उसमें इंदिरा गांधी नहर होना चाहिए, इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल नहीं। इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल आ जाएगा, इसका मीनिंग चंबल का पानी लिफ्ट करके किसको सप्लाई किया जा रहा है, सवाई माधोपुर और करौली को। तो यह है पीपल दा, इसर दा और इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल। फिर टोंक के कुछ फेमस डैम है, जिसमें एक तो टोंक का टो से टोरडी सागर, जैसा नाम है उसी से स्टार्ट करेंगे, टोरडी सागर। और एक राजस्थान का सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर। और एक अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे गलवा डैम, गलवा नदी पे गलवा डैम, ये सब कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, टोंक के अंदर। एक राजस्थान का जो पूर्वी जिला है धौलपुर, धौलपुर के अंदर एक तो गंभीर की सहायक नदी आती है पार्वती। तो राजस्थान के अंदर पार्वती, जैसे पार्वती जी का स्नेह किसके साथ था, अपने छोटे बेटे गणेश जी के साथ। तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला पुराने वाले फॉर्मेट में कौन सा मानते हैं, धौलपुर। तो यहाँ पार्वती जी सबसे छोटे जिले यानी धौलपुर के साथ। और इसी एरिया में आपने एक नाम सुना होगा,
पार्वती के साथ इस साइड में प्रोजेक्ट आता है रामसागर झील, जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। और इन दोनों में वाटर सप्लाई है, वो वाटर सप्लाई कौन देगी? काली तीर। ये काली तीर आपके करंट में नया प्रोजेक्ट है। अब धौलपुर वाले काली को क्या बोलते हैं? कारी। काले को कारा बोलते हैं, तो ये कारी तीर परियोजना बोलते हैं। तो कारी तीर नहीं, परियोजना का नाम क्या है? काली तीर परियोजना। तो ये जो एक गाना भी आता है ना, वो तेरे कार्य कार्य नैना, तो मेरे को लग रहा है धौलपुर वाली लैंग्वेज में लिखा गया है काले काले नैना, यानी कार्य कार्य। तो ये काली तीर, काली तीर का जो पानी है वो हर साल सप्लाई किया जाएगा धौलपुर के, एक तो पार्वती डैम को और एक रामसागर, जो कि अपने आप में एक झील भी है और ये झील के चारों ओर का एरिया अपने आप में एक अभ्यारण्य भी है। जैसे चूरू में ताल छापर एक लेक भी है और एक अभ्यारण्य भी है। जैसे उदयपुर में जयसमंद एक झील भी है और एक अभ्यारण्य भी है। जैसे चित्तौड़ कोटा बूंदी, उनकी सीमा पे एक बांध आता है कोटा बूंदी के जवार सागर, तो जवार सागर एक डैम भी है और एक अपने आप में सेंचुरी भी है। तो राजस्थान में ऐसे कई वाटर रिजर्वर हैं जिनके नाम से जलाशय हैं या झील हैं जिनके नाम से मुख्यतः सेंचुरीज बनी हुई। तो राम सागर भी ऐसा ही है। धौलपुर में छोटा सा जिला है लेकिन 3 सेंचुरी हैं, राम, वन और केसर। तो राम वन में क्या लेने गए? केसर है। तो राम सागर, वन विहार और केसर बाग, ये 3 धौलपुर में, उनमें से एक ही है। ये भी इंपोर्टेंट कर देना। काली तीर परियोजना किस जिले से रिलेवेंट है? धौलपुर। फिर अरावली के सदन वाले पार्ट, अरावली का सदन वाला पार्ट है सिरोही और इस साइड वाला पार्ट है जालौर। तो जालौर वाले दोनों प्रोजेक्ट देख लेना, वो दोनों बा के नाम से, एक तो आती है बांडी सेंदड़ा और एक प्रोजेक्ट आता है बांकली, बांकली सूकड़ी नदी वाला। तो ये दोनों बा वाले हैं, वो किससे रिलेवेंट है? जालौर। सिरोही में एक तो वेस्ट बनास की सहायक नदी है सूकली, सूकली सेलवाड़ा, तो पश्चिमी बनास का संबंध किस जिले से है? सिरोही। तो वहीं पे उसकी सहायक नदी सूकली सेलवाड़ा प्रोजेक्ट। और एक सिरोही से जाने वाले बारिश के 32 नाले होते हैं जो गुजरात की ओर जाते हैं, उनको रोकना, 32 नाला परियोजना। तो एक काउंटिंग के आधार पे 32 के आधार पे, तो 32 परियोजना किससे रिलेवेंट है? सिरोही। और इस साइड में उदयपुर वाले हैं जो फेमस, वो लगभग आपके कवर किए हुए हैं। एक तो मानसी वाकल, जो कि एक टनल के रूप में, एक मुख्यतः सोम के प्रोजेक्ट ने, सोम कागदर प्रोजेक्ट है तब तो उदयपुर, सोम कमला अंबा है तो डूंगरपुर, सोम नदी के ऊपर कमला अंबा, तो कमला अंबा है डूंगरपुर। एक माही का जो डैम है थोड़ी देर पहले जिसके ऊपर अपन बात कर रहे थे, कडाना बैक वाटर, ये डूंगरपुर में माही नदी पर। एक बेखाबाई सागवाड़ा, बेखाबाई में भी रिवर इंपोर्टेंट है, बेखाबाई सागवाड़ा, ये प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो ये भी माही का। तो दक्षिणी राजस्थान में ज्यादातर प्रोजेक्ट माही के ही हैं और बाकी जिस नदी के हैं वो नाम साथ आता है लगभग। जैसे सोम का कमला अंबा, तो इसमें नदी कौन सी है? सोम। कमला अंबा कहाँ की लोकेशन है? डूंगरपुर। तो कमला अंबा डूंगरपुर। कागदर आता है तो उदयपुर। और उदयपुर की ओर बेड़च का एक प्रमुख डैम है जो आजकल चर्चाओं में है, मदार डैम। क्योंकि मदार का जो पानी है, जैसे फतेह सागर है, फतेह सागर में पिछोला का पानी तो आता ही आता है, लेकिन पिछोला की ओर से वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं होती, तब कौन से डैम से दिया जाता है? मदार। और ये उदयपुर की जो लोकल रिवर स्थानीय नदी है बेड़च या आयड नदी, उस पे बना हुआ है। ये भी रीट वाले एग्जाम में उनमें पूछा गया था। बाकी ज्योग्राफी की बुक्स में अपने जनरली मदार ऐड नहीं होता है, जो इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट है उसमें नहीं है। इसका मीनिंग उदयपुर के जो प्रोफेसर हैं उनका एग्जाम में क्वेश्चन डाला हुआ है, क्योंकि उदयपुर में फेमस है डैम, बाकी राजस्थान में कोई ज्यादा खास फेम नहीं है इसकी। तो इसलिए पूछा गया कि मदार डैम मुख्यतः किस नदी का है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाईलाइट डैम नहीं है। तो अच्छा क्वेश्चन है, मदार डैम किस नदी का है? बेड़च। किस जिले में है? उदयपुर। तो 1, 2, 3 प्रोजेक्ट, जैसे पीएसआई के एग्जाम में सोम कमला अंबा को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया था और एक पेपर में पूछा गया था भिखाबाई सागवाड़ा।
तो हो सकता है क्योंकि पीएसआई और आरएस का फॉर्मेट एक ही होता है, तो इन क्वेश्चनों को वापस रिपीट कर दिया जाए कि सोम कमलांबा प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर। नदी पूछेंगे नहीं, नदी का नाम लिखा हुआ है। इसमें नदी का नाम पूछा गया था, भिखाबाई सागवाड़ा प्रोजेक्ट डूंगरपुर में किस नदी पर है? ये माही का कडाना बैकवाटर, माही कडाना प्रोजेक्ट, माही वो गुजरात में स्थित है, ये डूंगरपुर में। तो इन प्रोजेक्ट को याद रखना है। और एक राजस्थान के बांसवाड़ा में माही की सहायक नदी आती है अनास, तो एक अनास का प्रोजेक्ट बांसवाड़ा। तो एक तो ये प्रोजेक्ट याद रखने आपको। अरावली वाले सिरोही और अरावली के इधर जालोर, इधर याद रखना है उदयपुर और डूंगरपुर। और इधर वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो लगभग हाड़ौती वाले प्रोजेक्ट, हाड़ौती के जस्ट ऊपर सवाई माधोपुर, टोंक, और पूर्वी राजस्थान में मुख्यतः धौलपुर। और जयपुर के पूर्व में एक डिस्ट्रिक्ट आता है दौसा, वहां के भी एक दो डैम है, जैसे एक तो माधो सागर को याद रखिए, ये एग्जाम में अधिक आता है, माधो सागर सवाई माधोपुर। और एक आता है मोरेल डैम, मोरेल डैम में हालांकि दौसा के साथ एक जिला और लिखते हैं अपन, सवाई माधोपुर। माधो सागर दौसा और मोरेल दौसा और सवाई माधोपुर। जो मैंने लिखवाते टाइम आपको माधो सिंह की एक कहानी बताई थी कि वो रेल देखने कहाँ गए? दौसा। क्या लेके गए थे? तो रेडियो सागर। और रेडियो को स्टार्ट किया तो गाने किसके? चिरमिरी और झिलमिली के गाने कहाँ सुने थे? दौसा। तो ये माधो, रेडियो, रेल, चिरमिरी, झिलमिली, ये सारे प्रोजेक्ट कहाँ के हैं? दौसा। लेकिन मोरेल के अंदर दौसा और सवाई माधोपुर दोनों ऑप्शन देते हैं, तो दोनों में लोकेटेड है। कुछ गवर्नमेंट रिकॉर्ड वाली बुक्स में है जिसमें सवाई माधोपुर लिखा हुआ है, कईयों में दौसा। तो आपकी एग्जाम में इच्छा हो वो करके आ जाना, क्योंकि क्वेश्चन डिलीट होगा अगर दोनों दे दिए हैं तो। क्योंकि अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली बुक है उसमें दिया हुआ है दौसा, जबकि राजस्थान अध्ययन गवर्नमेंट की जो बुक है उसमें दिया हुआ है सवाई माधोपुर। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिए हुए हैं, जबकि सैटेलाइट में देखोगे तो दोनों के जिलों की बाउंड्री पर है, यानी इसमें दौसा के विलेज भी शामिल हैं और सवाई माधोपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट में आता है, बाउंड्री पर है।